तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है 37 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, ऑन टीचर्स डे साइना एल्गो विद 5 अदर स्टूडेंट परफॉर्म इन अ स्टेडियम, द टोटल नंबर ऑफ चेयर इन द स्टेडियम इज chair in the stadium is 1260. The chair are arranged in such a way that each row has 12 chair more than the previous row. जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देखना बच्चों, नॉर्मली ही है यहाँ पे, वैसे तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। कोई एक स्टेडियम है, उसमें ये आपका स्टेज है, ठीक है, और ये ना चेयर परफॉर्म करी गई है, सारी चेयर रखी गई हैं, और टोटल जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं जो ये रखी गई हैं वो कितनी है, 1260। कितनी है, 1260। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेयर्स है ना कुछ इस तरीके से अरेंज करी गई हैं कि जो फर्स्ट रो है और उसके बाद जो सेकंड रो है ना, जो सेकंड रो है ये वाला रो, ये ना इससे कितनी 12 ज़्यादा है, 12 चेयर ज़्यादा है। इस रो में कितनी चेयर ज़्यादा है, इससे 12। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बोलूँ कि फर्स्ट रो में 4 चेयर है तो उसके पीछे जो रो होगी उसमें कितनी होंगी, 12 ज़्यादा। 4 + 12 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, है ना। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ देयर आर 12 चेयर इन द फर्स्ट रो देन फाइंड द नंबर ऑफ चेयर इन द थर्ड रो। पहले रो में अगर 12 चेयर है तो आपको ये बताना है कि थर्ड रो में कितनी चेयर्स होंगी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर्स इन द 5th एंड 8th रो। आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ 5th और 8th रो में जो चेयर्स है ना उनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, माइनस करना, सिंपल सी बात है। हाउ मैनी रो आर देयर इन दी स्टेडियम। आपको ये भी बताना है कि टोटल स्टेडियम में कितने रो हैं। ठीक है, हाउ मैनी रो आर देयर इन दी स्टेडियम। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन जैसे हमने रीड करा तो उससे ये पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है आपका एपी से रिलेटेड है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चेयर जैसे दे रखा आपको तो उसका मतलब यहाँ पे SN हो गया। ये सम का मतलब क्या होता है, SN होता है ना। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा आगे कंफर्म करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने था, तो एपी के क्वेश्चंस में सबसे मेन क्या चीज होता है, आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको कहीं से भी ना इसका फर्स्ट टर्म और इसका डी, ये 2 चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये 2 चीज़ें नहीं पता होगी एपी में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आपको अपने नोट में याद रखना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में बता रखा है। तो स्टूडेंट जरा देखना, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चेयर कितना है, यहाँ पे 1260, तो इट मीन्स SN कितना है यहाँ पर आपके पास, कितना है 1260। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे बता रखा द चेयर आर अरेंज इन सच अ वे दैट ईच रो हैज 12 चेयर मोर देन द प्रीवियस चेयर। तो उसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर फर्स्ट हम रो को A1 माने, ठीक है, फर्स्ट रो को नहीं, आप यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ चेयर्स जो है टोटल आपके पास 1260 है, और यहाँ पे ये बता रखा है कि फर्स्ट से जो सेकंड रो है वो क्या है, इससे ज़्यादा है। तो लेट द नंबर ऑफ चेयर चेयर्स इन फर्स्ट रो, तो इसको मान लेते हैं A1। ठीक है, क्या मान लेते हैं इसे हम, A1। तो सेकेंडरी अगर हम देखें तो सो द नंबर ऑफ चेयर्स इन सेकेंड रो, तो आप देख सकते हो फर्स्ट रो में अगर A1 है तो सेकेंड रो में कितना होगा आपके पास, A1 प्लस में 12। आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट रो में जो नंबर ऑफ चेयर है उसको आप x मान लो, नंबर ऑफ चेयर को क्या मान लो, x मान लो, और फिर इसके बाद A2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x + 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कंसन कर सकते हो। तो अब मुझे ये बताओ कि जो आपके पास थर्ड रो है उसमें कितनी चेयर्स होंगी, कोई बता सकता है इससे मुझे। सो द चेयर्स इन थर्ड रो में कितनी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें आपके पास है तो A1 प्लस में 24। तो आप देख सकते हो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में आपको साफ साफ लिखा हुआ इफ देयर आर 12 चेयर इन
फर्स्ट रो, देन फाइंड द नंबर ऑफ चेयर इन थर्ड रो। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि अगर आपके पास फर्स्ट रो जो कि हमारे पास A1 था, इसमें 12 चेयर है, तो आपको ये बताना है कि थर्ड रो मतलब A3 इसमें कितनी चेयर्स होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये बता रखा है कि जो भी फर्स्ट रो है उसके बाद जो नेक्स्ट रो है उसमें ना इससे कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो कंफर्म हो गया, ये कितनी होंगे आपके पास 24 चेयर। तो A3 में कितना हो जाएगा 24 में फिर 12 प्लस कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो गया आपके पास 36। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपके पास इजीली यहाँ पर आ गया, जैसे कि आपको साफ लिखा हुआ इफ देयर आर 12 चेयर इन फर्स्ट रो देन फाइंड द नंबर ऑफ चेयर इन थर्ड रो। ठीक है, 1 मार्क्स का ये कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर्स इन फिफ्थ एंड एट्थ रो। तो आपको ये बताना जो फिफ्थ रो है और जो एट्थ रो है ना, उसमें जो चेयर्स है उनका डिफरेंस बताना। तो बच्चों यहाँ पे ना सबसे पहले एक चीज़ को समझना, A1 आपको दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, तो पहले ना बेटा D1 जरूर निकाल लेना। D1 इट मीन्स D, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ये कैसे करके निकलता बता समझिए, A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे कितना है 24, A1 कितना है 12। तो जैसा बार बार कहा गया है कि AP में आपको किस चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है A1 और D का, A1 और D का। ठीक है, तो क्या हम A1 और D निकाल चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल। A1 आपके पास 12 है और D आप देख सकते हो यहाँ पे D भी आपके पास कितना फाइंड आउट हो गया है, D भी आपके पास 12 ही फाइंड आउट हो गया है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर इन फिफ्थ एंड एट्थ रो। फिफ्थ एंड एट्थ रो इट मीन्स A फिफ्थ निकालना है। अच्छा, जिससे मैं पूछूंगा मुझे आंसर देगा। अंजलि तू मुझे बता, A फिफ्थ के लिए अगर मैं करूं तो क्या इक्वेशन क्रिएट होगी यहाँ पर? A1 प्लस में 4D। ठीक है, फिफ्थ रो और फिर थर्ड एट्थ रो को मैं किससे लिखूंगा? A8 से। अच्छा ठीक है, प्राची बताएगी। प्राची बता बेटा, एट्थ टर्म को मैं कैसे इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा? A1 प्लस में 7D। जोड़ के बोल, A1 प्लस में 7D। ठीक है, तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर A1 भी आपको पता है, D भी आपको पता है। A1 भी 12 आया था आपके पास, 4 इंटू में D भी आपके पास 12 ही आया है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। 12 माइनस में 48, यही सॉरी प्लस में। अब इसको हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 50 60, कितना हो गया 60। तो एट्थ टर्म की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली एट्थ टर्म में, ठीक है, A1 की जगह 12, 7 इंटू में ये आपके पास 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 84। 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया 84 और ये आपके पास आ गया 96। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो एट्थ टर्म है वो आपके पास कितना है 96 और यहाँ पे जो फिफ्थ टर्म है वो आपको फाइनलाइज हुआ था 60। तो बड़ा डिफरेंस पूछा है इसका, तो डिफरेंस तो पता ही है आपको, अंतर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अगर मैं 96 में से 60 को माइनस कर दूं इट्स विल बी 36। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आया। ये किसका आंसर आया? सेकंड पार्ट का। ये बेटा सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है हाउ मैनी रो, ठीक है, आर देयर इन दिस स्टेडियम। इट मीन्स आपको नंबर ऑफ रो बताने कितने होंगे। जैसे कि क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ऐसे रो कितने रो है, ऐसा नहीं कि इसमें से गिन के लिख के बता दो कि जी इतने रो है, ऐसा नहीं, आपको सॉल्यूशन देना होगा। तो रो जो है ना यहाँ पे एन का वर्क कर रहा है, एन, हमें एन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ रो जो होगा आपके पास वो n होगा, उसको हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखो n यहाँ पे कैसे करके निकलेगा, आपको यहाँ पे बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ चेयर, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स यहाँ पर कितनी थी। सो टोटल, हाँ जी, नंबर ऑफ, टोटल नंबर्स ऑफ चेयर,
ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे दे रखा था बेटा 1260, कितना दे रखा था 1260, ये दे रखा है 1260। टोटल नंबर ऑफ चेयर, जब टोटल होता है तो उसको हम किससे डिफाइन करते हैं बताओ, एस एन। टोटल की बात ए एन तो लास्ट टर्म हो गया ना, एस एन, एस एन कितना आ गया आपके पास 1260। अब आप लोगों को पता है कि एस एन का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, एन अपॉन में 2a1 प्लस में n माइनस 1 d इक्वल्स टू 1260, ठीक है। हमें यहाँ से n फाइंड आउट करना है, तो चलो ठीक है, देखो n अपॉन में 2a1 आपके पास 12 फाइंड आउट हुआ था, प्लस में n माइनस 1, n आपके पास नहीं पता एज इट इज, हाँ 12, d क्या था 12, और ये था जी टोटल 1260 के। अब इसको बैलेंस करना है, नॉर्मल हो गया क्वेश्चन एकदम, n अपॉन में 2, ठीक है, और यहाँ पे 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 24, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब 12 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 12n माइनस में 12, देन इक्वल्स टू 1260, और आगे करते हैं इसे हम, n अपॉन में 2, 24 में से 12 माइनस कर देंगे, 12 प्लस में 12 9 इक्वल्स टू 1260। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है आपका थोड़ा बहुत तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिडिल टर्म स्प्लिट बनाएगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रही है। अगर हम देखें इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन लूँ तो वैसे तो एग्जैक्टली 12 भी कॉमन है पूरा, तो 12 कॉमन लेंगे, 1 प्लस में n आपके पास बचा 1260, देन इसको इससे काटते हैं 6, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6n, 1 प्लस में n, और ये आपके पास 1260। भाई कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना आप लोगों को। देखो कॉन्सेप्ट एपी का आप लगाओगे तो ठीक है, वो तो सब चीज़ पता ही रहता है, मेथड वगैरह सबको, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना आपके ये कैलकुलस ही होता है। कैलकुलस में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, जो आपके मार्क्स कटते हैं ना, आप अपनी तरफ से तो पूरा 100% ठीक करके आते हो, पर ये कैलकुलेशन माइनस प्लस मिडिल टर्म स्प्लिट इन चीज़ों को अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पर आपके पास क्या, 6n को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6n, प्लस में 6n को अगर n से मल्टीप्लाई करूँ तो 6n स्क्वायर, और ये आपके पास 1260, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पे एक काम और कर सकते थे थोड़ा सा आप इजी करने के लिए, चलो कोई नहीं, इसी को ठीक कर लेते हैं। 6n स्क्वायर प्लस में 6n, इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ 1260 इक्वल्स टू 0। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। पर बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, जितना इजी कर सको ना इस इक्वेशन को उतना कर लो, मतलब इसमें जितना कॉमन हो सकता है ना वो निकाल लो। तो मुझे बताओ इनमें सब में क्या कॉमन है, 6n स्क्वायर, 6n और 1260 में बताओ। 6 ओनली 6 कॉमन है, n नहीं है ना बेटा, इधर 6 से और ये 6 से डिविजिबल है, तो 6 अगर कॉमन ले लिया तो वी गेट n स्क्वायर, n देखो ना ये 6 बाहर आ गया, और 1260 को ये नहीं कि इसको बाहर कर दो, एक्चुअल में होता क्या है, इसको ना डिवाइड करा जाता है इनसे। 6 को अगर 6n से डिवाइड करेंगे n स्क्वायर, 6n को अगर 6 से डिवाइड करेंगे n, 1260 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे 210 है ना, 210। अब ये 6 जो है इसके नीचे आ जाएगा, क्या हो गया ये आपका 0। तो अब आपके पास एक प्योर इक्वेशन बच गया, n स्क्वायर प्लस में n माइनस में 210 इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि यहाँ पर एक आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ज़्यादातर तो क्या होता है कि ये आपका ना इन हैंडी सॉल्व हो जाता है। कहने का क्या मतलब है, इसमें आप नॉर्मल वे में करो, नहीं होता अगर तो आपके पास रियल रूट मेथड तो है ही। पर जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि मिडिल टर्म स्प्लिट करते समय हमें कैसे करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करते समय कैसे करना होता है, जो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर है इसको उठाकर आपको लास्ट जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। भाई 1 को अगर 210 मतलब 210 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 ही आएगा, पर अगर हम 210 का एलसीएम लेना तो आपके सामने ये वैल्यूज है, ठीक है। तो उसको इस तरीके से अरेंज करना, देखो अगर 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 14 हो रहा है, 2 इंटू में अगर मैं 7 करूँ तो 14 हो रहा है, 3 इंटू में 5 करूँ तो कितना हो रहा है 15 हो रहा है। तो हमें यहाँ पर 210 के दो ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 210 आए, माइनस या प्लस या माइनस करने पर आपके पास 1 आए, ठीक है जी।
तो अब यहाँ पे हम देखते हैं वो वैल्यू है 14 और 15, ठीक है, 14 और 15 या 15 और 14 भी ले सकते हैं, 14 और 15। पर एक बात जरा ध्यान दो, अगर 14 में से 15 को माइनस करूँगा तो माइनस का 1 आएगा, तो करना क्या, इसे प्लस का लेना और इसे माइनस का। तो समझ में आया आप लोगों को, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। एन स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आपके पास 15n माइनस में 14n माइनस में 210 इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि मिडिल टर्म स्प्लिट नाम में छिपा हुआ है, इसका जो मिडिल टर्म है वो है 1n, और इसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, कितने भागों में, 15n और 14n। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, n, तो n प्लस में 15, इन दोनों में क्या कॉमन है, 14, तो एग्जैक्टली ये भी आपके पास n प्लस में 15 ही आएगा इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो n माइनस में 14 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर n प्लस में 15 इक्वल्स टू 0। इसको एक बार ले लिया, इन दोनों में से एक को एक बार, तो यहाँ पे हम देखते हैं n इक्वल्स टू 14 और n इक्वल्स टू माइनस 15। आप लोगों को ये बात जरूर पता होना चाहिए कि n कभी भी AP में नेगेटिव नहीं होता है। होता है क्या n नेगेटिव? क्यों नहीं होता है, पता आप लोगों को? भाई किसी भी चीज के n का मतलब हो गया नंबर्स। मैं कहता हूं कि एक AP है आपके पास 2, 4, 6, 8, ठीक है, मैं बोलता हूँ बेटा इसमें कितने टर्म है, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, सर इसमें 4 टर्म है। पर आप ये थोड़ा बोलोगे कि सर इसमें -4 टर्म है। -4 टर्म क्या होगा, मतलब उसमें टर्म अभी स्टार्ट ही नहीं हुए, ठीक है। तो इसलिए कभी भी बस 2 बातें याद रखनी है आप लोगों को यहाँ पर, n कभी भी आपका एक तो माइनस में नहीं होगा और n कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? फ्रैक्शन में। तो आपके पास जो n प्योरली निकला वो है 14, ये आपका आंसर हो गया। इट मीन्स यहाँ पर जो टोटल रो ऑफ चेयर्स थी वो कितनी है आपके पास, 14। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट तो नहीं कहेंगे बेटा, इसमें थोड़ा सा एक सेक्शन और होता है और का, ठीक है। और के बाद यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ, इफ देयर आर अ टोटल ऑफ 15 रो इन दिस स्टेडियम देन फाइंड द नंबर ऑफ चेयर इन द मिडिल रो। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना, मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ। आपके पास यहाँ पर ये बता रखा है कि टोटल अगर और में, जो उसका सेकंड पार्ट था थर्ड का, और में अगर आपसे कह रहा है कि इसमें टोटल जो रो है, नंबर ऑफ जो रो, फर्स्ट को हमने A1 माना था, सेकंड को A2, A3, ऐसे ही करते करते आपके पास A15 तक रो है, एज्यूम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके बीच का जो रो होगा ना, मिडिल टर्म में जो रो होगा, उसमें कितनी चेयर्स होंगी आपको ये बताना है। तो बेटा एक बात बताओ, A1 से लेके A15 तक जाते समय आपके पास टोटल यहाँ पर 15 रो हो गए। 15 में से अगर A3 तक हम यहाँ चले गए, A4, A5, A6 और A7, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और इसी तरीके से A8 को थोड़ा सा मैं लेमलाइट कर देता हूँ बड़े में, फिर A9, ठीक है जी, ऐसे ये चलता रहेगा। A8 के बाद A9, A10, ठीक है, ऐसे चलते चलते ये A15 तक जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 7 इधर से हमने छोड़ दिया और इधर से हमने 7 छोड़ दिया, तो बीच का क्या बचा आपके पास, 8। तो A8 को यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कितनी चेयर्स होंगी। तो A8 को अगर मैं देखूँ तो वो होगा A1 प्लस में 7D। A1 आपके पास है, D आपके पास है, A1 12 था, 7 और D भी आपके पास 12 ही था। तो अब यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं 84, तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपके पास आता है 96। तो ये तो हो गया भैया इन शॉर्ट। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, कोई बताए मुझे। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स किया होगा, उसमें मीडियन फाइंड आउट करने का ये एक मेथड होता है। और ये जो टोटल है ना n जो है यहाँ पे, मैं इसको बता ही देता हूँ आपको, इसको दूसरे तरीके से भी करा जा सकता है। n यहाँ पर टोटल 15 है, जो कि n जो है यहाँ पे 15 है, इट इज एन ऑड। और अगर ऑड नंबर होता है तो उसके लिए एक मेथड बनता है मीडियन का, और वो मेथड होता है हाफ,
ये मेथड होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2, आप यहाँ नहीं रखते, n प्लस में 1 अपॉन में 2 टर्म। तो n यहाँ पर कितना आपके पास, n है 15 प्लस में 1 अपॉन में 2 टर्म, तो ये आ गया 16 अपॉन में 2 टर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ जाएगा बेटा 8 टर्म। तो जो इसका मिडिल टर्म है वो क्या हो गया आपका 8 टर्म। 8 टर्म का मतलब क्या हो गया, 8 आपको फाइंड आउट करना है, a1 प्लस में 7d, और इसमें भी आप a1 की जगह 12 प्लस में 7 और d की जगह 12, तो उसको टोटल सॉल्व करते हैं हम। तो ये तो आ गया था बेटा 84 प्लस में 12, तो ये आपके पास 96। तो समझ में आया आप लोगों को। अब कैसे भी कर लो, ये मजाक हो गया सही भाई। और था, और को तो हमने सॉल्व कर दिया, और का एक और बन गया, तो उसको दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एक इसका जो यूनिवर्सल रूल होता है ना, उससे, और दूसरा आप थोड़ा सा इसमें IQ लगा के भी कर सकते हो। बात ये आ जाती है कि बोर्ड में हम किस तरीके से इसे सॉल्व करें। तो बोर्ड में ना आप दोनों में से कोई सा भी वे इसमें यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी वे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अच्छा है ना, इसमें टाइम बचेगा आपका, टाइम बचना चाहिए। मेरी एक बात याद है आप लोगों को, टोटल आप लोगों को कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 38 39 क्वेश्चंस तक जा रहे हैं। ठीक है, अगर मान के चलो 38 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको 3 घंटे में 38 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अगर एक क्वेश्चन में मान के भी चले हम, अगर एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी बचते हैं ना, तो एक क्वेश्चन में अगर 2 मिनट भी बचते हैं, तो बेटा 38 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना अगर आप, तो देख सकते हो कितना टाइम बच रहा है, 76 मिनट। ठीक है, तो 76 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो चलो